सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़े और प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड सौरभ पांडे सी एस ई ऐप। तो आज देखो पहला टॉपिक ट्रॉपिक्स के ऊपर है, फिर बायो E3 पॉलिसी है, नीड फॉर ग्लोबल एआई सेफ्टी स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ब्लीडिंग रिवर क्या है, फिर जो मेंस का क्वेश्चन है दैट विल बी देयर। तो ट्रॉपिक्स मतलब जनरल जो एक्सरसाइज के कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड ऑल। फिर बायो E3 है, तो ये इसको एनवायरनमेंट प्लस साइंस टेक दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं, इवन इकोनॉमी के अंदर भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। फिर नीड फॉर ग्लोबल एआई सेफ्टी स्टैंडर्ड, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, साइंस टेक और इथिक्स दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये आपका आईआर का टॉपिक है। ब्लीडिंग रिवर ज्योग्राफी का टॉपिक है। ऐसे टॉपिक जो मैं हर सैटरडे को आपको देता हूँ। द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ठीक है, इस पर लिखना 1000 शब्द। आप चाहो तो अपने आंसर का इवेल्युएशन करा सकते हैं, आपको पार्ट बनना ऐसे का कोर्स का, तो उनका पार्ट बन के और अपना जो है अपना ऐसे अपलोड कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस में आपको लिखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान में रखना है। और इसको ज्वाइन करने के लिए यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये आप ज़रूर से आंसर करें। 5 AM सीरीज़ वीक में 4 डेज़ आपकी होगी, जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और हो सकता है इस वीक में मंडे को भी हो। तो आइलैंड ऑफ सेंटोरिनी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किससे है? तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इसका जोग्राफिकल कंटेक्स्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे क्यों अर्थक्वेक की स्थिति होती है, और इसका जियोलॉजी जैसे अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, एंटोलियन फॉल्ट्स हैं, नॉर्थ ये सब चीज़ें, इबेरियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, ऐसे बहुत सारी प्लेट्स के ऊपर हमने चर्चा की हुई है। और है ना, तो ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का टॉपिक है। इससे पहले लगभग 50+ लेक्चर्स आपके क्रैश कोर्स में अपलोड हो चुके हैं, और अगर आपको इस साल सक्सेस होना है तो ज़रूरी है कि आप अच्छे कंटेंट को पढ़ें। एक ही जगह से अच्छी चीज़ें अगर आप स्टैटिक और करंट अफेयर साथ में लेकर चलते हैं तो वो बहुत हेल्प आपको करेगी। तो यहाँ 2 साल का करंट अफेयर है और पूरा स्टैटिक सब्जेक्ट है जो ऑथेंटिक सोर्स है, इधर उधर के नोट्स का चक्कर नहीं है, जो ऑथेंटिक सोर्स है, NCERTs हैं, बुक्स हैं, और जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, प्लस एडवांस कहीं से कोई सोर्स है, तो हर चीज़ को फॉलो किया गया है इस कोर्स के अंदर। तो अल्टीमेट कोर्स है, आप कोड यूज़ करो UPSC लाइव, ये कोड यूज़ करोगे अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। PT730 अगर आप अलग से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जो 10 सीरीज़ है, सुपर 10 सीरीज़ की बात अगर किया जाए, 10 फुल लेंथ टेस्ट अगर आप उसका हिस्सा बने तो आप वो भी कर सकते हैं। देखते हैं। अच्छा, ये पहला टेस्ट इसका जो है इस मंडे को है। पहला टॉपिक देखते हैं, ट्रोपिक्स के ऊपर है। ट्रोपिक्स का है तो देखो पिछले साल भी अगर देखा जाए तो जैसे जो एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रश्न बिल्कुल आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं, तो बिल्कुल हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये इंडियन नेवी की एक आपका थ्रेटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जिसे हम ट्रोपिक्स शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं, और ये अभी जो है वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर है। देखो क्यों इंडियन ओशन रीजन के अंदर है, देखो इसका ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप खाली ट्रॉपिक्स पूछे तो आप लिखो। यहाँ पे ये ऐसा भी है कि जैसे अगर आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में भी कोई बोलता है, जैसे पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन रीजन है, अब इस इंडियन ओशन रीजन में ये इधर श्रीलंका हो गया, इधर मालदीव्स हो गया, और यहाँ पे चाइना का भी बढ़िया प्रेजेंस हो रहा है, और US की पॉलिसी भी देखी जाए हमें अपना सिक्योर करने के लिए, क्योंकि देखो क्या है कि कुछ जो रीजन है लगभग 200 जो नॉटिकल माइल्स है, 200 नॉटिकल जो माइल्स है, इसका जो डिस्टेंस है 200 नॉटिकल माइल्स की अगर बात किया जाए लगभग, तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी होती है वो कोस्ट गार्ड की होती है, और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स की बात अगर किया जाए वो जो जिम्मेदारी होती है वो इंडियन नेवी की होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो 200 नॉटिकल माइल में देखा जाए तो जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड की, और बियॉन्ड दैट जो है वो आपकी इंडियन नेवी की। जैसे हाई सी रीजन, जो हाई सी रीजन है उस रीजन की अगर बात किया जाए तो वहाँ जो जिम्मेदारी आपकी होती है दैट इज़ ऑफ इंडियन नेवी। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पूरा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। विश्व में जो ट्रेड है वो ट्रेड किस पर निर्भर करता है? समुद्र पर करता है। और ये भी आपको याद रखना, जैसे कई कॉरिडोर्स हैं, IMEC है, तो यहाँ पे भी देखो, या चाइना भी कई आपका
कॉरिडोर्स बना रहा है, तो उसमें भी समुद्र जो सी रूट है वो उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम अपने आप को, जैसे रोड है या कहीं है तो हम चाहते हैं ना पुलिस व्यवस्था अच्छी हो, इसी तरह समुद्र में इंडियन नेवी को भी अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है। अब उसको अपने आप को चेक करना पड़ेगा, जो भी चैलेंजेस है क्या उसके लिए तैयार है नहीं तैयार है, तो इसके लिए कई एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो विद इन देश के अंदर ही है ये पॉइंट आपको दें। तो एक्सरसाइज में लगभग आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 65 इंडियन नेवी शिप थी, 9 सबमरीन थी, एयरक्राफ्ट थे। और इसमें यह है कि जैसे जो इंडियन नेवी की कोर वॉर फाइटिंग स्किल्स है, इस चीज़ को चेक किया जाता है। अगर मान लो कि हमें अपना समुद्री जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, अगर हमें अपने वहाँ पे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो क्या हम उसको कर सकते हैं। और उसमें समुद्री सुरक्षा में तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो नेवी ही होती है, तो उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारे जो लाइक पार्टिसिपेशन है, ऑल ऑपरेशन यूनिट है नेवी की, इसके अलावा आप कह सकते हैं आर्मी है, एयरफोर्स है, कोस्ट गार्ड है, उनका पार्टिसिपेशन भी है। ओवरऑल पार्टिसिपेशन के हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अगर करना चाहे तो हम साथ में एक थोड़ा एक्सपीरियंस रहे कि हाँ हम कर सकते हैं। ये फेस वाइज में कंडक्ट आपका किया जाएगा, तो कई एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी, कॉम्बैट ऑपरेशन, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, लाइव वेपन फायरिंग, ये सब कुछ इसके अंदर आपकी रहेगी। एंड ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स, जैसे जब आप मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी कुछ लिखते हो तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने की बात की गई है इसमें। देखो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर के अंदर नए नए टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी पर लोग जाना चाहेंगे, आईटी बेस्ड चीज़ें हो गई, और केमिकल से लोग काफ़ी सारे चीज़ लोग अफेक्ट है। तो किसी भी बायोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उससे अगर आप मान लो दवा बना रहे हो, वैक्सीन बनाई जा रही हैं, या माइक्रो, जैसे वैक्सीन तो चलो आप कोई ना कोई जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसका इस्तेमाल करके ही आप बनाते हो, तो इनका जो डिमांड है वो बढ़ता चला जाएगा। और इसको हमें आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमने कई पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें बायो E3 पॉलिसी भी है। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो बायो हब जैसी चीज़ें भी आप कह सकते हो कि हम डेवलप कर रहे हैं। तो बायो जो मैन्युफैक्चरिंग है ये क्या है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जो कि हाई वैल्यू बेस्ड केमिकल, जैसे बायोपॉलीमर, एंजाइम्स, स्मार्ट प्रोटीन, फंक्शनल फूड, प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अब ये डेफिनेशन थोड़ा रट लेना, ये पूरी डेफिनेशन रट लेना, इसको चाहे लिख लो। तो ये चीज़ें इंक्लूडेड है। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग में सब क्या क्या इंक्लूडेड होता है ये आपको आइडिया होना चाहिए। बायो बेस्ड केमिकल मतलब आप कोई केमिकल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कोई मॉलिक्यूल जो कि किसी ऐसी चीज़ जिसमें लाइफ हो उससे आप एक्सट्रैक्ट करो, वो कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा पॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स, एंजाइम्स एक प्रकार की प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन स्मार्ट प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं, फंक्शनल फूड है जिन्हें कंज्यूम करके हमें तुरंत न्यूट्रिशन मिले, बायोथेरेपेटिक्स, प्रिसीजन मतलब एकदम डायरेक्टेड वेल टारगेटेड, कोई बीमारी है उसको, उसके लिए आप कोई एक तरीका उसको सही करने के लिए, और उसके लिए भी जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसका जो सोर्स है वो भी किसी ऐसी चीज़ से है जिस पर लाइफ हो, या जैसे मान लो कोई भी जीव है या कोई ऑर्गेनिज्म है, उससे आप कुछ केमिकल डिराइव करते हो और फिर उससे कुछ आप बनाते हो, या सेलुलर चीज़ों में बदलाव करके या इम्यून सेल्स में बदलाव करके उनका इस्तेमाल करके फिर किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हो। प्रिसीजन जो है, वेरी प्रिसीजन जो मेडिसिनल एस्पेक्ट को आप फोकस आप करते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, ऐसा एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप करेंगे, क्रॉप्स और ये सब आप उगाएंगे जो कि क्लाइमेट का जिस पर जितना अधिक असर आपका ना हो। सो बायो 3 पॉलिसी, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट बायो 3 पॉलिसी अप्रूवल, तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि जो बायोटेक्नोलॉजी है यहाँ पे इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीज़ें के लिए है। तो इकोनॉमी हो गया, उसके बाद एनवायरनमेंट आस्पेक्ट हो गया, एनवायरनमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट आस्पेक्ट हो गया। तो ये जो फोकस आपका किया है, तो अप्रूव द बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमी को, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम में ऐसे प्रोडक्ट बनाया जाए जो इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल हो, ऐसी चीज़ें की जाए जो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल हो और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आस्पेक्ट के लिए भी हेल्पफुल हो। सो इसमें जो रोड मैप है, इट इंक्लूड स्टेट सेंट्रिक बायो E3 सेल्स, एक्शन प्लान्स, स्टीयरिंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप्स एंड बायो AI हब्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर होंगे। तो यहाँ पे स्टेट सेंट्रिक बायो E3 सेल्स, एक्शन प्लान होंगे, स्टीयरिंग कमेटी है, वर्किंग ग्रुप है और बायो AI हब जो है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आपकी इंक्लूडेड होगी। तो बायो E3 पॉलिसी में स्टेट सेंट्रिक बायो E3 सेल्स, एक्शन प्लान्स, स्टीयरिंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी कि जिससे हम जो ये बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को भी अब आगे बढ़ा सकें। इसमें कई, ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है। अब स्टेट सेंटर कोलैबोरेशन भी है, सेंटर स्टेट, जैसे अब जैसे कई बार हम चर्चा करते हैं ना
कि अगर हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें किन किन चीज़ों के लिए करना चाहिए। अब ये यूनिक आर्गूमेंट्स है, जैसे अगर कभी भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में प्रश्न आए तो बहुत अच्छा आर्गूमेंट्स है जिसको आप बढ़िया लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। स्टेट सेंटर कोलैबोरेशन जिसे हम कहते हैं, स्टेट सेंटर कोलैबोरेशन के अंदर मतलब सेंटर स्टेट आपस में साथ मिलकर काम करेंगे, और जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये मेनली काम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम कर सकते हैं, तो विश्व में इसका डिमांड बहुत अधिक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये पूरे सेशन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, देखो ये अलग से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर ये देखो बायो बेस्ड केमिकल, बायो मैन्युफैक्चरिंग में कई चीज़ें जैसे बायो बेस्ड केमिकल, बायोपॉलीमर, एंजाइम्स, स्मार्ट प्रोटीन, फंक्शनल फूड, प्रिसीजन थेरापेटिक्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट। अब यही प्रश्न आ जाए कि इनमें से, जैसे सपोज करो ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन जो है दे आर कंसिडर टू बी अ बायो मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग, 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन बना के दे दे तो आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है इस एरिया के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी वाले एरिया में आपका ह्यूज पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट का भी काफ़ी पोटेंशियल है। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को आप कह सकते हैं कि डेवलप किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, सेंटर के द्वारा सपोर्ट भी किया जा सकता है। ऑल्दो कई प्रकार के चैलेंजेस ज़रूर से कि आपको ह्यूमन स्किल चाहिए, फाइनेंस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, बट बहुत हाई स्किल्ड लोग भी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी वैसी चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ तो आप, यू ऑल आर अवेयर कि काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं। वायरस बैक्टीरिया के साथ अगर आप कुछ कर रहे हो और उसमें कुछ भी ऐसे चेंजेस हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो बहुत दिक्कत कॉज कर सकता है। तो ये सब बहुत ही मतलब हाई लेवल का हाई लेवल का एक्सपर्टीज़ की इसमें ज़रूरत होगी। तो मैसिव इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, प्रॉफिट के चांसेस है, नीड फॉर सपोर्ट, सेंटर सपोर्ट, फंडिंग, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया वॉइस मस्ट, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, तो इंडिया वॉइस मस्ट रेजोनेट इन ग्लोबल एआई कन्वर्सेशन। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मैंने पिक किए हैं। तो कोई भी टॉपिक होता है, एडिटोरियल होता है, उसमें 4 5 6 पॉइंट्स होते हैं जो हमें आइडिया होना चाहिए। बाकी आपको पूरा देखना है तो आप देख सकते हैं, बट क्योंकि कोई टॉपिक्स आप करते हैं तो उस टॉपिक में 2 4 5 पॉइंट्स आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसके माध्यम से उस टॉपिक का आपको ज्ञान हो जाए और आप लिख सकें। तो एआई कन्वर्सेशन की बात की गई है। अब एआई कन्वर्सेशन जैसे आजकल देखोगे ना, कई एआई बेस्ड ऐप्स होते हैं, तो उससे आप बात करो। जैसे आजकल ऐप चला है कि आप इंग्लिश में बात करो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। क्या आपने वो कुछ इंग्लिश में बोला, वो उधर से रिप्लाई आएगा, फिर इंग्लिश में, ऐसा करके बातचीत करके लोग करते हैं। और भी कई ऐप्स है, चैटबॉट्स होते हैं जो कि इस टाइप से वर्क करते हैं। अब एक ऐप है बड़ा यूनिक सा, मतलब इसमें बताया गया है कि जैसे ग्लोबल एआई चैटबॉट था जेमिनी, तो उसमें ना मतलब बहुत ही अजीब सा कुछ एक रिप्लाई किया। जैसे उसने कहा कि ये जो इंडिविजुअल है ना, किसी पर्टिकुलर के चैटबॉट मैसेज जो है, उसने कहा यूज़र को वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, आप सोचो दिल में कितना चोट बैठेगी। लोग जो है मशीन से बात क्यों करते हैं कि भाई जो चाहे वो करा सकते हैं, और एटलीस्ट कोई और सम्मान तो नहीं कर रहा है, मशीन ही कर ले। ठीक है, तो वो अब वो कह रही है वेस्ट ऑफ टाइम है इससे बात करना, मतलब चैटबॉट कह रहा है ऐसा। अब ये चीज़ मतलब हाईलाइट कर रहा है कि अगर ये वर्नेबिलिटी हाईलाइट कर रहा है ना, मतलब जैसे कोई मेंटल हेल्थ इशू है, अब वो दुनिया भर से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और कहीं कुछ उसका मतलब जो एक एक होता है ना कि एक मोटिवेशन मिले, या हर जगह नेगेटिविटी चीज़ें उसे फेस करनी पड़े। सब सोचा कि चलो यार चैटबॉट से करते हैं बातचीत, और वहाँ भी उसने कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो ये मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट को बहुत अफेक्ट करेगा। तो हमें क्या ऐसा एआई का ज़रूरत है जो कि इथिकल हो, रिस्पॉन्सिव हो, ट्रस्टवर्दी हो। 3 वर्ड्स आप याद रखो। तो इमोशनल फॉल, तो इंसिडेंट से बेसिकली हमारे लिए वेकअप कॉल भी है कि एआई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो, एक मन में हमेशा इस बात को याद रखना कि हमारा जो सामाजिक इंटरेक्शन है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारा जो सामाजिक इंटरेक्शन है ना, उसका जो एक स्कोप है ना, वो टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है। आप देखो कि हर एक आयाम जहाँ पे आप एक इंसान से इंटरेक्ट कर सकते हो, पहले के टाइम जैसे अगर अपने आप बुजुर्गों से बात करो, दादाजी से बात करो, फादर से बात करो, तो वो कुछ ना कुछ फॉर्म में लोगों से अट्रैक्ट करते थे। अलग अलग बहुत सारे तरीके। मिठाई लेने गए तो जो मिठाई वाला है उसी से, अच्छा बच्चे क्या कर रहे हैं, इस टाइप से बातें हो रही हैं। गाड़ी चला रहे हो तो किसी से पूछ ले कि यार ये कहाँ से जाएंगे, अरे इनके जाना था, वर्मा जी के जाना है, तो बताएंगे अरे वर्मा जी का घर वो रहा, अच्छा आप कहाँ से, अरे मैं यहाँ से, अच्छा मैं यहाँ से। मतलब इस टाइप का एक इंटरेक्शन होता था ना। दो स्कोप है इंटरेक्शन का, दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी। आपको कुछ चाहिए तो आपने ब्लिंकिट से मंगा लिया, आपको मतलब जगह, मतलब कहीं जाना है तो जीपीएस से चले गए। तो आप खुद देखो ना, ऐसा क्या स्कोप बचा है जहाँ पे हम किसी इंसान से इंटरेक्ट कर सकें। तो इसमें क्या है कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रहेंगे, एक जो डिजिटल स्पेस हमने बनाया है, और उस डिजिटल स्पेस में एआई एक बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे आप बातचीत कर रहे हो, जिससे आप मतलब बहुत सारा कंटेंट आप पढ़ रहे हो, उससे आप ओपिनियन बना रहे हो। पहले ओपिनियन आपका बेस्ड होता था एक्सपीरियंस के बेसिस पे,
इंटरेक्शन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका ओपिनियन जो है वो बेस्ड होता था। और वो इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस 1000 लोग हैं तो 1000 तरीके का हो सकता है। लेकिन अगर डिजिटल स्पेस में एआई बेस्ड कंटेंट आ रहा है तो 1000 लोग पढ़ रहे हैं तो 1000 तरीके का नहीं, एक तरीके की चीज़ें आएंगी, तो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट्स जाएगा। जब यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट अगर इंसान के अंदर जाएगा तो हम कैसे सामाजिक इवोल्यूशन और जो है कर सकते हैं। अगर एक प्रेजुडिस माइंड में प्रेवलेंट है तो आगे भी वो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो हम ध्यान में रखें। मैंने एक लाइन कई बार यूज़ किया है कि पहले हमें संस्कार जो है, बच्चों को हम संस्कार समाज देता था, आज जो संस्कार है वो टेक्नोलॉजी दे रही है। अब टेक्नोलॉजी का संस्कार क्या हो सकता है, कितना है, वो देखने वाली बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज देखो, अब जब हम आगे की जनरेशन बन रही है तो आगे की जनरेशन, जैसे हम लोग की जनरेशन, उसके बाद और जनरेशन आएगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो अब उनका वुमेन एम्पावर्ड, मैन एम्पावर्ड, हर चीज़ एम्पावर्ड है, मटेरियलिस्टिक वे में सबकी ग्रोथ है, सब कुछ है, कोई कोई पेन लेने के लिए तैयार नहीं, कोई एडजस्ट करने के लिए नहीं तैयार है। तो क्या होगा, जो आप कह सकते हो ना कि आप कह सकते हो कि जो एक माइंड, मतलब जो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स के जो रिलेशंस वो टूटते चले जाएंगे। इंसान जो है एक तरीके से आइसोलेट होता चला जाएगा। एक मतलब नॉट 100%, बट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी बनती चली जाएगी। तो आप देखो ना कि ये जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट होता है वो क्या होता है। कैपिटलिस्ट मतलब जहाँ पैसा दिखे वहाँ से पैसा निकालना है। जब ऐसी स्थिति है तो क्या है कि पहले जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में एक परिवार में बहुत चीज़ें हैं, चीज़ें शेयरिंग हो रही हैं, तो भाई एक परिवार से, एक परिवार एक मार्केट है। अब उस एक परिवार को आपने 3 भाग में तोड़ दिया तो 3 यूनिट हो गए मार्केट के, ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली बन गई। अब न्यूक्लियर फैमिली में आपने क्या किया, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, हस्बैंड वाइफ जो है उनके बीच में इश्यूज क्रिएट हुए तो वो 2 अलग हो गए, ठीक है, वो इंडिविजुअल 2 अलग हो गए, तो वो 2 अलग कई चीज़ों को एक्सेस करेंगे। फिर उसके बाद आप इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, उसके अंदर डाउट पैदा कर दो, अरे पहले तुम मेल हो कि फीमेल, पहले ये जानो, ठीक है। फिर नई नई, मतलब इस टाइप का डाउट आप देखो ना, अमेरिका में तो बड़ा इशू बन गया था। तो पहले कि सेल्फ डाउट ही क्रिएट हो जाना, सेल्फ डाउट क्रिएट करना कि हमारा जेंडर क्या है, और वो कई ऐसी कम्युनिटी और ऐसा उनसे इंगेज होके और फर्दर सेल्फ डाउट क्रिएट करके हार्मोनल एक्सपेरिमेंट करके एक बड़ा बिजनेस बन गया। तो एक इंडिविजुअल के विद इन जो है आपने मार्केट क्रिएट कर लिया। तो ये एक चिंता का विषय है। जब आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट अगर सोशल इंटरेक्शन पर बेस्ड है, सामाजिक, अगर वो नहीं हो रहा है, तो यही जो चीज़ें सामने आ रही हैं डिजिटल स्पेस के माध्यम से, और ये सर्टेन जो स्टैंडर्ड्स आप देख रहे हो उनके माध्यम से, एआई बेस्ड सिस्टम, अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वो भी कहेगा यार ये तो, जैसा अभी इसने चैटबॉट ने बोला जेमिनी के, अरे बोला ये वेस्ट है रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज है, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। हर चीज़ का उपयोगिता होती है। सभी लोग एलन मस्क नहीं हो सकता है। अगर कोई लेबर है तो उसका भी एक उपयोगिता है, एलन मस्क है तो उसका भी उपयोगिता है, पॉलिटिशियन उसकी उपयोगिता है ना। तो हर एक मतलब वो डाइवर्सिटी तो मेंटेन रखना चाहिए ना। अगर जंगल में सारे शेर ही होंगे तो तब भी जंगल नहीं बचेगा, है ना। तो जंगल बचे रहने के लिए आपको पेड़ भी चाहिए, आपको शेर भी चाहिए, आपको दूसरे जीव भी चाहिए, छोटे छोटे पौधे चाहिए, छोटे कीड़े चाहिए, आपको, है ना, बटरफ्लाई चाहिए। हर की अपनी उपयोगिता है। तो उस उपयोगिता को मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सामाजिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, और उसके लिए जो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ओपिनियन है, थॉट प्रोसेस है, वो एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं जाए, सोचे, तभी हम कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। जो हमारी चेतना है जिसे हम कहते हैं ना, अब जो चेतना, अब मान लो कि अब, है ना, कि अगर आप, जैसे एक डॉग है, अब डॉग है, दूसरे डॉग को देख देख के क्या सोचेगा, वो ज़्यादा नहीं सोचेगा, बस उसका दिमाग ये होगा कि ये जो डॉग है मेरी गली में कैसे आया, इससे ज़्यादा तो क्या सोचेगा वो। और दूसरा जीव भी अगर आप देखो, क्योंकि उसका उसका जो चेतना है या थॉट प्रोसेस है इतना इवॉल्व नहीं है ना, कि इंसानों की तरह नहीं सोचेगा, अच्छा ये कहीं वहाँ से तो नहीं आ गया, फ्लाइट से कहीं, ठीक है, इतना माइंड तो नहीं लगाने वाला ना डॉग का। तो वो उसको पता है कि यार कहीं अगल बगल वाली गली से आके मेरी गली में कब्जा कर लेगा। तो इंसान की सोच इवॉल्व हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो जहाँ पे भी मतलब जो कई स्थिति हो जहाँ पे उसका सोचना का स्कोप बना रहे, और वो सामाजिक इंटरेक्शन, सामाजिक एक्सपीरियंस या कुछ इस टाइप की चीज़ें चाहिए होंगी, उसके बेसिस पर ही जो है होगा। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जब सामाजिक इंटरेक्शन
सामाजिक इंटरेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय एआई इंटरेक्शन, क्योंकि सामाजिक इंटरेक्शन जो है सामाजिक लॉस, नॉर्म्स, वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है और उसको समाज ही देखता है। लेकिन जब वो नॉर्म्स, वैल्यूज़, लॉस एक तरीके से, क्योंकि समाज है तब तो ठीक है, जब समाज ही नहीं है, सब न्यूक्लियर, तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको प्राइवेसी के नाम पे या आइसोलेशन के नाम पे हम उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब सामाजिक इंटरेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय एआई इंटरेक्शन, तो एआई इंटरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो दैट हैज़ टू बी इथिकल, रेस्पॉन्सिव एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है। सो स्टेट ऑफ एआई रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे अभी कई मतलब फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। तो यहाँ पे जैसे कुछ ऐसा नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट इन सैन फ्रांसिस्को उसने एक रखा है ना। तो इसको ज़रूरी कि हम कई कदम उठाएं। कंट्रीज मस्ट वर्क टुगेदर, जिसके माध्यम से यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स जो हैं इथिकल कंसर्न, सिक्योरिटी रिस्क और इनको ध्यान में रखते हो। इंडिया एक मेजर प्लेयर है एडॉप्शन, तो इंडिया में बहुत 30% के आसपास लोग अडॉप्ट कर रहे हैं तेज़ी से। तो हमें देखना है कि अगर इतना तेज़ी से लोग यूज़ कर रहे हैं तो एआई स्टैंडर्ड्स जो है हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ पे हमें देखना है कि नेशनल एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट हमें गठित करना है। अब देखो ये कहाँ, मतलब भी आप समझो ना, भारत की यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, आईआईटी इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ हैं, तो वहाँ पे चलो चीज़ें चल रही हैं, बट वहाँ इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं आएगा ना। ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए तो हर इस इंस्टीट्यूट्स में भी एआई बेस्ड सिस्टम आपको लेकर आने पड़ेंगे। और जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड होना पड़ेगा। या सरकारी नौकरी लग के कोई प्रोफेसर बन गया तो बहुत ही कम लोग हैं जो पढ़ते हैं, बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो पढ़ते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग वहाँ रीच करें जिनके अंदर वो एक होता है ना कि हंगर हो कि यार मुझे करना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने में या टेक्नोलॉजी पर रिसर्च आप नहीं करोगे तो आपका देश जो है, मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो रिसेंट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और एकेडमिक जो आपके एकेडमिक्स हैं उन्हीं को सारा रिसर्च कैरी आउट करना है। और अगर वहीं कुछ नहीं होगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, तो ये देखना पड़ेगा। तो एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट जैसी चीज़ों की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड सेफ्टी, इसका इंट्रैक्शन, तो रिसेंट प्रपोजल बाय यूएस की एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन एआई टेक्नोलॉजी, तो ये भी है कि मतलब एक एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ है, कई टेक्नोलॉजीज़ उसको एक्सपोर्ट पे कंट्रोल की बात की गई है। तो इसमें यह है कि हमें तुरंत देखना पड़ेगा कि हम अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एआई का इस्तेमाल बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में कर रहे हैं और हम निर्भर हैं यूएस के सिस्टम पे, तो फिर हमें अपना डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी कंडेम्ड सैंक्शंस बाय डोनाल्ड ट्रम्प। तो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो ये 2002 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो मेनली ये रोम स्टैट्यूट के तहत इसका गठन हुआ था। इसका सेंटर आपका हेग नीदरलैंड में है और इट फंक्शन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। और ये भी आप देखना है कि आईसीसी थ्राइव्स टू, यहाँ पे मेनली जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन पर जो है रिस्पॉन्सिबल है इट्स फॉर हीनियस क्राइम, जीनोसाइड, वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द आईसीसी, तो आईसीसी प्राइमरी पर्पस है टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर सीरियस जो इंटरनेशनल क्राइम है उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन, वॉर क्राइम, जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कि इसके खिलाफ कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल कर, देखो अब बेसिक अंतर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आईसीजे और आईसीसी में क्या है, कई बार डिस्कस किया है। तो रूल ऑफ लॉ इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना, इसका जो जुरिडिक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, मीनिंग कि ओनली जब नेशनल कोर्ट्स जो हैं मान लो अनविलिंग या अनेबल प्रोसिक्यूट किसी ऑफेंडर को नहीं कर रहे हैं, तब उस केस में वो मतलब जैसे नेशनल कोर्ट है वो नहीं उसके खिलाफ कर रहे हैं और उसने ऐसे जो अब वो क्राइम्स अगर किए हैं तो फिर उस केस के अंदर आप कह सकते हो कि स्थिति रहती है कि जहाँ पे प्रोसिक्यूट है, ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। सो इट हैज़ ज्यूरिडिक्शन और क्राइम कमिटेड इन स्टेट्स, है ना, ऐसे स्टेट्स में जिन्होंने मतलब मेनली उन देशों में जिन्होंने रोम स्टैट्यूट की बात करें तो उन्होंने साइन और रेटिफाई किया है। फिर रिसेंट डेवलपमेंट अभी यही हुआ है कि जो सैंक्शन है वो इम्पोज किया गया है यूएस के द्वारा। यूएस सैंक्शंस टारगेटिंग आईसीसी जो पर्सनल है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोड उसके जो भी स्टाफ है उसको भी टारगेट आपका किया गया है। और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड वॉर क्राइम, इंक्रीज स्क्रूटनी फ्रॉम मेंबर स्टेट रिगार्डिंग इट्स ऑपरेशन, मतलब इसकी फंडिंग और ऑपरेशन उस पर और स्क्रूटनी की ज़रूरत है। इसमें लोगों को अपना अपना एक व्यू पॉइंट भी रखा गया है। पॉलिटिकल जो है टेंशन एक तरीके से वो ज़रूर से अफेक्ट करेगा, क्योंकि एक ये संस्था है और संस्था के अंदर बहुत सारे लोग हैं। अगर वही उन्हीं में आपस में खींचतान होगी, ये सही है वो गलत है, या देश जो उनको सपोर्ट करता है उसमें खींचतान होगी, तो उस स्थिति में चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। तो ये देखना पड़ेगा।
कोऑपरेशन नेशनल कोर्ट्स के बीच में वो करना पड़ेगा, फंडिंग मैकेनिज्म इंप्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्लीडिंग रिवर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ब्लीडिंग रिवर सारांडी स्ट्रीम है जो कि रियो डी ला प्लाटा ब्यूनोस एयर जो आई थिंक कहाँ लोकेटेड, अर्जेंटीना में है क्या, एक बार देखना आप लोग। तो यहाँ पे ये लोकेटेड है। तो इसका कलर कई सारे कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इसके पीछे रीज़न आप ये देखना, ये रीज़न है बेसिकली कंटेमिनेंट्स। आप देखो ऐसा लग रहा है वॉल्केनो टाइप है। तो अब ये देखो ना, आप ये सोचो कि एक अब मतलब माइंडसेट देखो, ह्यूमन टेंडेंसी को समझो। तो आप लोग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनोगे और अगर मेरी बातें एक दो लोग को भी टच कर जाए तो आप कह सकते हो कि वो पॉलिसी मेकिंग में भी थोड़ा सा एक रोल प्ले करे। तो देखो एक रिवर को बनने में कितना टाइम लगेगा, पता नहीं 10,000 साल लग जाएंगे। एक बिजनेस को बनने में कितना टाइम लगेगा, 5-10 साल 20 साल में बन जाएगा। तो आप सोचो कि हम उस 10-5 साल के चीज़ को अलाउ कर रहे हैं कि वो 10,000, या हो सकता है कि रिवर्स जो है पता नहीं कितने साल लगे, ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री तो बहुत बड़ी होती है। हम अलाउ कर रहे हैं कि यार अपना 5-10 साल का प्रॉफिट को हम उस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं कि वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे जिसको बनने में हो सकता है 50,000 साल लगे हो। तो ये एक छोटी सोच है। छोटी सोच मतलब ये एक कहते हैं ना, एक कंसेप्ट है डीप इकोलॉजी का। डीप इकोलॉजी कहती है कि हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट है जो इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें देखना है कि हम ह्यूमन किसको इम्पोर्टेंस देगा। हम देखेंगे यार जो है जो इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ह्यूमंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही मतलब वही इम्पोर्टेंट है। अब एक छोटा कीड़ा उसको इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, अरे क्या किस काम को, उसको मार दिया। बट असल में आप देखो ना, उस कीड़ा का भी रोल है, कोई इंसेक्ट पॉलिनेशन में रोल प्ले कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने को में एक रोल प्ले कर रहा है। तो हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस किसी के इंपॉर्टेंस को डिसाइड और डिटरमाइन कर रही है कि भाई हमको नहीं पता कि इसका क्या इंपॉर्टेंस, इसलिए इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी ना कि जैसे अब रिवर्स मतलब अपने अपने शहरों में देखो ना कोई रिवर होगी, नाला और रिवर, पहले रिवर रही होगी अब नाला है। तो भाई वो एक स्पेस बनता है ना, जैसे कोई नदी है, मान लो प्लेन एरिया है, अब धीरे धीरे पानी बहेगा, इरोजन होगा, वो इरोजन धीरे धीरे होता होता वो एक वो डिप्रेशन टाइप क्रिएट होगा। फिर वो होता 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 लंबा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर जितनी बड़ी नदी हो वो बनता रहेगा, फिर वहाँ से पानी बहेगा। तो अब सोचो ना कितना बड़ा चीज़ है। तो उसको हम अलाउ कर रहे हैं भैया तुम बर्बाद हो जाओ, हमें 5-10 साल में मेहनत करके जो है थोड़े बहुत कुछ लोग हैं वो अमीर बन जाएं, वही हेल्पफुल है। तो ये देखना पड़ेगा हमें अपने थॉट प्रोसेस में जो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो देखो नेचर जो प्रकृति है ना वो, क्योंकि देखो हर चीज़ बैलेंस पर बेस्ड है, सिंपल सी बात है। बैलेंस ब्रेक होगा तो प्रकृति से थोड़ी ना हम लड़ पाएंगे। उसे बैलेंस करने का पता है भाई, तुम इतना कर रहे लो, एक बड़ा डिजास्टर सब सोहा कर लो, इतना जीडीपी का नुकसान, उतने बिलियन का नुकसान, इधर उधर की बातें कर लो, क्या होता है? पृथ्वी क्या दोबारा से लाइफ जी नहीं, आप नहीं तो कोई और सही भाई, ह्यूमंस नहीं तो और जीव है, पेड़ पौधे, और वो अपना चलाते रहेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से हैं। अब एक चीज़ है, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप टाइप जो लीडर हैं, ठीक है, अब इसमें देखो पॉलिसी वाइज चीज़ें हैं। आप ये मत कहना सर आप डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे सपोर्ट और वो वाली बात नहीं है। मतलब वो इंडिविजुअल एक ऐसे इंडिविजुअल के रूप में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई हम क्लाइमेट चेंज मानते ही नहीं है। मतलब वो एक होक्स है और इस टाइप की चीज़ें हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज जैसे चीज़ होती ही नहीं है। तो अगर क्लाइमेट चेंज में नहीं होती है तो क्लाइमेट तो होता है ना। आप यूएस में पैदा, मान लो आप जहाँ भी पैदा हुए और आप यूएस में रहते हो, वहाँ एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहते हो, तो वहाँ पे आपकी बॉडी यूज टू है ना, आपके स्किन है, उस स्किन के अंदर मेलानिन कंटेंट कम है, इसलिए आपकी स्किन जो है वाइटिश है। जो इक्वेटर के अलॉन्ग लोग रहते हैं उनमें मेलानिन कंटेंट हाई होता है, उनका जो स्किन का कलर डार्क होता है। तो मतलब क्लाइमेट आपके बायोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है। और अगर क्लाइमेट नहीं होता है तो आप आओ इक्वेटर में रहो मज़े से, इक्वेटर के अलॉन्ग रहो, 40 डिग्री सेल्सियस में सारा पता चल जाएगा क्लाइमेट में चेंज में से क्या होता है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। देखो क्लाइमेट जो है किसी जगह का प्रेवलेंट क्लाइमेट है, उसमें बदलाव हो गया, वो क्लाइमेट चेंज हो गया भाई। उसमें वहाँ का पूरा जो क्लाइमेट है उसी पर आपकी इकोनॉमी, वेजिटेशन, इकोसिस्टम, नदी नाले, हर चीज़ उसी पर बेस्ड है। वो बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा भाई। इंसान जो है वो तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है ना, बाहर गर्मी में अंदर एसी चला लेगा, और पेड़ पौधे एसी थोड़ी नहीं चला लेंगे, या और चीज़ें तो एसी नहीं चला लेंगे। तो ये थोड़ा सोचने की बात है। अगर ऐसे लीडर 5-6 आ गए ना
तो फिर तो पृथ्वी का नाश ही होना है। मतलब एनवायरनमेंट वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट, बाकी तो ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ और वो एक अलग डिबेट है। आर्टिक रीजन में बर्फ़ की इंपॉर्टेंस है, उसको उनको ज्योग्राफी क्लास थोड़ी ना पढ़ाएंगे कि भाई वो बर्फ़ होता है, उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है, अल्बीडो इफेक्ट होता है, उसका एक अपना रोल है प्लानिटरी विंड्स बनाने में, ये है ना, उसका जो परमानेंट विंड्स जो है मूव करती हैं। हाँ, अगर आपका आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन या किसी के प्रति मोह इतना अधिक है कि आप इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहे हो कि यार, कि अगर कोई पर्सन क्लाइमेट चेंज को नहीं मानता है तो हम कहेंगे भाई हम इनको इतना प्यार करते हैं कि ठीक है, ये नहीं मानते तो हम भी नहीं माने। ऐसा कभी इस प्रकार का थॉट, क्योंकि आप लोग फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हो, तो ऐसे कई लोग, रिजिड लोग और आप कह सकते हैं अनसाइंटिफिक लोग आपको मिल सकते हैं पॉलिसी के दौरान जब है, तो आपको अपने लॉजिक से कैसे उनको काउंटर करना है ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्रैश कोर्स का आप लोग हिस्सा अभी तक नहीं बने तो जरूर से बने। मेंस में तभी आंसर लिख पाएंगे जब प्रीलिम्स निकलेगा, और प्रीलिम्स निकालने के लिए जरूरी क्या है कि अच्छा कंटेंट पढ़ो, न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर 2 साल का पढ़ो, पीटी 730 आपके लिए है, इस पर काफ़ी सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, और ये सब्जेक्ट्स आप बढ़िया तरीके से करो। आपने भले कहीं से भी पढ़ रखा है, बट जो जो कंटेंट मैं दूंगा उनको बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, यूज़ द कोड यूपीएससी लाइव, 50+ लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। यूपीएससी लाइव कोड यूज़ करो, अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। सौरभ पांडे CSE ऐप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। PT 730 2 साल का करंट अफेयर कोर्स है, सुबह 10, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये PDF का लिंक है जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ क्या है, पॉज करके, और इसे लिखो। 26 की तैयारी करो, 26 वाले कोर्स भी जल्द लॉन्च कर दूंगा मैं। तो ऐसे कि अगर तैयारी आप कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से करो। ऐसे टॉपिक्स हैं, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हू बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। सो ये देखना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो। और ये आपका ऐसे टॉपिक है, लिखें ज़रूर से। देखो, लिखना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का, और अगर आप लिखते नहीं हैं तो आप मानो आप पीछे जा रहे हैं। गलत लिखो कोई बात नहीं, एक समय होना चाहिए 1 घंटा रोज का कि हमें लिखना ही लिखना है। जब जिस दिन आपको लिखना जो है आ जाएगा तो आप देखोगे लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान का ज़रूरत नहीं है, वो बस थोड़ा थोड़ा जो है ना, जैसे जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, बोले टमाटर डाल दिया तो टोमेटो पिज़्ज़ा हो गया, और ओनियन डाल दिया ओनियन पिज़्ज़ा हो गया, दोनों मिला दिया तो मिक्स पिज़्ज़ा हो गया। इसी टाइप की चीज़ें हैं कि आपको कंटेंट थोड़ा थोड़ा इधर उधर से ले लेके आप बढ़िया आंसर लिख सकते हो। बट लिखना नहीं आता है तो उसमें फिर आप इन्फॉर्मेशन की तरफ भागोगे, ये फैक्ट ले लूँ, वो ले लूँ, इधर से ले लूँ, उधर से ले लूँ, कुछ नहीं। सिंपल रूल है, NCERTs, कुछ किताबें, न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स, सिलेबस में लिखी हुई जो जो चीज़ें उनके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, इतना कर दो, पढ़ो, और थॉट प्रोसेस, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना है। इतना आप कर लोगे, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, हमारा नॉलेज गेन होता है ना, गेन होने के बाद फिर हम अपने नॉलेज की टेस्टिंग करते हैं, तो गलतियाँ ढूंढते हैं, बोले ये टीचर ने गलत पढ़ा दिया, उसने क्वेश्चन गलत दिखा दिया। अब उस रिजिडनेस को हम तोड़ नहीं पाते हैं। ये उनका माइंडसेट है जिनका सिलेक्शन नहीं होना होता है। ठीक है, जिनका सिलेक्शन होना होता है उनको अपना क्लैरिटी होती है, ठीक है यार इस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, आपको राइट माइंडसेट। देखो हर एग्ज़ाम के लिए या दुनिया में कुछ भी करने के लिए माइंडसेट चाहिए। अगर एक मिलिट्री पर्सन, उसका एक माइंडसेट है, पॉलिटिशियन अपना माइंडसेट है, एग्ज़ाम में कोई चीज़ कोई किसी को निकालना उसका माइंडसेट है, और उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए मेंटर चाहिए। तो अगर आपके पास मेंटर नहीं है तो फिर हम जो सोचेंगे हमको वही सही लगेगा। अब जब आप एक सही डायरेक्शन, जब जिस समय रीच करोगे, आप अपने गोल तक रीच करोगे। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।